राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था हमारे देश में करी गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर का दिन क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है और महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जाता था कि यदि हम भारत को फिर से महान बनाना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण व्यवस्था को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। तो वह ग्रामों की बात करते थे, पंचायतों की बात करते। राजस्थान के बाद दूसरा जो राज्य बनता है वह आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा 1959 में इसको लागू किया गया। इसके बाद भारत के बहुत सारे राज्यों के द्वारा पंचायती राज को अपने अपने राज्यों में लागू किया गया। अच्छा, बहुत सारे राज्यों में पंचायती राज को अपना तो लिया गया, परंतु वहां पर डिफरेंसेस देखे जाते थे स्तरों की संख्या के आधार पर कि कितने स्तर होंगे। लाइक मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल की समिति एंड तीसरा जिला लेवल की। तो बहुत सारे राज्यों के द्वारा अपना तो लिया गया था, परंतु स्तरों में थोड़ा डिफरेंशिएशन देखी जाती थी। कहीं पे 3 स्तर पाए जाते थे, कहीं पे 2 ही स्तर पाए जाते थे एंड उनका जो कार्यकाल था उसमें भी डिफरेंसेस थे। उनकी संरचना कैसी थी उसमें भी डिफरेंसेस थे। उनके द्वारा कौन कौन से काम किए जाएंगे, पैसा कहां से आएगा, इसके संबंध में भी बहुत सारे डिफरेंसेस सभी में थे। राजस्थान ने त्रिस्तरीय, तमिलनाडु ने 2 स्तरीय और पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय व्यवस्था अपनाई। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप कि इनके बीच स्तरों को लेकर भी डिफरेंसेस थे। स्तर इस तरीके से होते हैं, ये एक पंचायत का स्तर है, ये एक पंचायत समिति का स्तर है एंड ये एक जिला परिषद का स्तर। जैसे आपको इन सर्कल्स में दिख रहा है कि जो पंचायत है उसका दायरा छोटा है, पंचायत समिति का दायरा उससे बड़ा है एंड जिला परिषद का उससे बड़ा है। तो 3 स्तरों को लेकर भी डिफरेंशिएशन थी। जैसे कि पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल ने बोला कि हम एक 4था स्तर भी बना देंगे, तो उनके द्वारा 4था स्तर भी बना दिया गया। अब इसमें यहाँ पर बताया कि राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। इन 2 जगहों की यदि हम बात करें तो इसमें कौन सी इकाई सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी? पंचायत समिति। ये दूसरे स्तर की, दूसरे लेवल। महाराष्ट्र और गुजरात में, ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है। ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था। 1960 में ये 2 राज्य बने, एक महाराष्ट्र से अलग होके गुजरात बना। इसमें जब ये पंचायती राज लागू हुआ था तो इनमें जो शक्तिशाली इकाई थी वो जिला परिषद। कुछ राज्यों के द्वारा न्याय पंचायत की भी स्थापना करी गई थी। न्याय का मतलब क्या है कि पंचायत के द्वारा न्याय भी दिया जाए। तो 1960 से ही बहुत सारी अध्ययन दल और समितियों को गठित किया गया था, जिसका ब्यौरा यहाँ पे दिया गया। 1960 में, 1961 में, 1961 में, 1962 में, 63 में, 63 में, 63 में, 65 में, तो ये समितियों के द्वारा स्टडी करी गई थी पंचायतों के संबंध। फिर दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठित किया। जो इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इमरजेंसी लगी थी इंडिया के अंदर, वो लगी थी 1975 में और 2 साल तक लगभग ये रहती है, 1975 से लेकर 1977 तक, 1975 टू 1977 तक। उसके बाद सभी ओपोजिशन के दल इकट्ठे हो जाते हैं और इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और उनकी एक सरकार बन जाती है। क्योंकि सभी दल आपस में मिले थे तो उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था जिसको जनता दल कहा जाता था। तो ये जो जनता पार्टी की सरकार आती है, जनता पार्टी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि जनता पार्टी सभी विपक्षी दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई थी, जिसमें कांग्रेस के कुछ पुराने लीडर भी शामिल थे और दूसरी पार्टियों के लीडर भी शामिल थे, जिनके द्वारा जनता पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 1977 में बनाई गई थी। उसके 3 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो जनता पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो 1977 में ये जो जनता पार्टी की सरकार आई, इनके द्वारा भी एक समिति का गठन किया गया जिसको अशोक मेहता समिति कहते हैं। अब अशोक मेहता समिति क्यों कहेंगे? मोस्ट ऑफ द जो कमिटीज हैं, समितियां हैं, उसमें यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले लिया जा रहा है तो इसका मतलब यूजुअली हम समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति जरूर उसका चेयरमैन रहा होगा। तो ये जो अशोक थे ये चेयरमैन थे, अशोक मेहता, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? अशोक मेहता समिति। 1978 में अशोक मेहता समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई और इनके द्वारा कहा गया कि जो भारत के अंदर पंचायती राज पद्धति है जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसको फिर से पुनर्जीवित करना हमारा मकसद है। इसके लिए अशोक मेहता समिति के द्वारा 132 सिफारिशें की गई। अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तरों की बात करी जा रही, केवल 2 स्तरों की बात करी जा रही, जिला परिषद स्तर पर और फिर मंडल पंचायत के स्तर। अब इनके द्वारा अशोक मेहता समिति के द्वारा ये जो पंचायत के लेवल जो है उसको खत्म कर दिया गया। बोला कि हम इसको खत्म करते हैं और 2 ही स्तर होंगे पंचायत, और ये जो मंडल है इसके अंतर्गत जितनी भी जो पंचायतें हैं वो आएंगी। राज्य के नीचे की जो यूनिट आती है वो कौन सी आती है? जिला।
इसके ऊपर तो राज्य ही जाएगा ना। जैसे हम भी यदि यहाँ पे बैठ के बात कर लें, पहले पंचायत की बात करेंगे हम, फिर हम ब्लॉक की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जिला की बात करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, राज्य में जाएंगे। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी कहा गया है कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। तो राज्य स्तर के नीचे कोई भी अगर इकाई होगी तो वह कौन सी होगी, जिला परिषद। फिर उसके बाद जिला परिषद से बात जाएगी ब्लॉक लेवल तक। अच्छा, इसकी एक खास बात और भी है, जो चौथा पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी। 2 पॉइंट आते हैं इसमें मेनली। एक तो 2 स्तरों की बात करी गई, दूसरा अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया है कि ये जो पंचायती चुनाव होते हैं इसमें राजनीतिक दल भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आज के टाइम में राजनीतिक दल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते? नहीं करते। जब पंचायतों का चुनाव होता है तो जो चुनाव चिन्ह होते हैं हम कहीं भी नहीं देखते कि किसी को कमल का फूल मिल गया हो, या कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल गया हो, या बीएसपी का मिल गया हो। तो लोगों को सिंबल्स स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए जाते हैं जो भी पंचायतों के चुनाव आज के टाइम में लड़ते हैं। तो हमने देखा होगा कि किसी को कुकर मिल गया, किसी को बल्ला मिल गया, इस तरीके के मिलते हैं, किसी को फुटबॉल मिल गया। जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि आज के टाइम में जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परंतु अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया था कि प्रत्यक्ष रूप से पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दल पार्टिसिपेट कर सकते। पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, कि कानूनी रूप से इसको अलो किया जाए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास करादान की अनिवार्य शक्ति हो, कि पंचायतें अपने टैक्स लगा सकती है अपने स्रोतों को बनाने के लिए। सबसे बड़ी जो दिक्कत आज के टाइम में पंचायतों की आती है वो यही आती है कि वो निर्भर है राज्य सरकार के ऊपर, कि पैसा आएगा तो वहां डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करेंगे। परंतु अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया कि पंचायतें अपने टैक्स लगा सकती है। अच्छा, जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति का एक काम होगा, वो ये है कि वह पंचायतों के द्वारा जो भी डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं उसका सामाजिक लेखा परीक्षण होगा। अगला पॉइंट यह है कि राज्य सरकार को पंचायतों के कामों में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि पंचायतों को भंग करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। और यदि मान लीजिए कि मजबूरी में राज्य सरकार के द्वारा किसी पंचायत में हस्तक्षेप किया गया है और वहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 महीने के भीतर उस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए चुनाव हो जाए। एक और खास बात अशोक मेहता समिति के द्वारा सिफारिश करी गई थी, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत का मतलब ये है कि ये न्यायपालिका की तरह कार्य करेगी। अब न्याय पंचायत में एक न्यायाधीश होगा, एक जज होगा जो विवादों को सुनेगा। तो न्याय देने का काम भी पंचायतों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ऐसा अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया है। आज के टाइम में जो पंचायती राज लागू है उसमें किसी भी प्रकार का इस प्रकार का जज नहीं है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। तो विकास के जितने भी जो काम किए जाएंगे वहाँ जिला परिषद के लेवल की कार्यकारिणी के द्वारा किए जाएंगे और विकास के सभी जो कर्मचारी है वो इसी के नियंत्रण में रहेंगे। अशोक मेहता समिति के द्वारा कहा गया कि ये जो स्वैच्छिक समूह होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, इनको एनकरेज किया जाएगा कि ये लोगों को प्रेरित करे कि पंचायती राज को मजबूत किया जाए। इसके अलावा अशोक मेहता समिति के द्वारा एक सिफारिश करी गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। तो आज के टाइम में तो हम सुनते ही हैं पंचायती राज मंत्री राज्य के लेवल पे पाया जाता है, सेंटर के लेवल पे भी पाया ही जाता है। तो इसकी मांग अशोक मेहता समिति के द्वारा करी गई कि एक पंचायती राज मंत्री होगा, उसका सिंपल सा काम होगा पंचायतों की देखरेख कर। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। अच्छा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्थानों का जो आरक्षण है वह अशोक मेहता समिति के द्वारा भी बात करी गई। 3 प्रकार के आरक्षण होते हैं, एक शिक्षा में आरक्षण, एक जॉब्स में आरक्षण एंड तीसरा रिप्रेजेंटेशनल रिजर्वेशन, चाहे वह विधान पालिका है राज्य के लेवल की या केंद्र के लेवल की। और इसी के साथ पंचायत के लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसमें भी आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होना चाहिए। इसी के साथ अशोक मेहता समिति के द्वारा सिफारिश करी गई कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो एक संवैधानिक मान्यता भी मिलनी चाहिए, संविधान में प्रॉपर जिक्र उसका होना चाहिए, जैसे कि 73वें संवैधानिक संशोधन में किया गया। अच्छा, यदि ये जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ, तो जस्ट 2 सालों के अंदर ही इनके अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे अलग अलग लीडर आए थे उस पार्टी को बनाने के लिए। तो सभी की एम्बिशन यही थी कि मुझे कुछ ज्यादा मिल जाए, मुझे कुछ ज्यादा मिल जाए। तो इस स्थिति में उनके बीच आपसी संघर्ष भी होता है। उसी संघर्ष के कारण
विद इन 2 या आप कह सकते हैं 2-2.5 सालों में ये सरकार टूट जाती है। जनता पार्टी की सरकार भंग हो जाती है और केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। उसके कारण फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्द्वार के लिए कुछ कदम उठाए। तो 3 राज्यों के द्वारा ये कदम उठाए गए। इसके बाद बहुत सारी समितियां आती हैं, हायर स्टडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, परंतु अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। GV.K. राव समिति 1985 में आई थी, इसका नाम ही लूंगा मैं सिर्फ। LM सिंघवी समिति 1986 में आई थी, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा ये लाई गई थी। LM सिंघवी समिति 1986। थुंगन समिति 1988 में, 1988 में। ये जो समितियां बनाई गई हैं, इनके द्वारा स्टडी करी गई और अपने द्वारा कुछ कदम बताए गए कि ऐसा किया जाना चाहिए, सिफारिशें दी गई। गाडगिल समिति 1988 में BN गाडगिल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नीति और कार्यक्रम समिति गठित करी गई थी। इसके क्योंकि अध्यक्ष गाडगिल थे तो इन्हीं के नाम से ये समिति जानी। और इसमें ये प्रश्न इनके सामने रखा गया था कि पंचायती राज को किस प्रकार से हम प्रभावशाली बना सकते। तो इस समिति के द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई थी। पहली सिफारिश थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, वही जो मैं आपको बता रहा था। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी होना चाहिए, ये भी इस समिति के द्वारा बताया गया था। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे और उनको लागू भी करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को कर, टैक्सेस एवं ड्यूटीज लगाने, वसूलने और जमा करने का अधिकार होना चाहिए। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे। स्टेट के लेवल का एक फाइनेंस कमीशन हो, वित्त आयोग हो। आज के टाइम में वित्त आयोग पाया जाता है राज्य स्तर का, एक सेंटर के लेवल का है और एक राज्य के स्तर। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना होनी चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का सिंपल सा काम है राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव करवाना। अब जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन है वो तो संसद के चुनाव करवाता है, प्रेसिडेंट के चुनाव करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाता है और जो MLAs हैं उनके चुनाव करवाता है। परंतु जो पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य के स्तर का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा किए जाए। राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु 1989 में 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। हालांकि ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, परंतु जैसे ये राज्यसभा में जाता है तो वहां से ये पारित नहीं होता है। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और 1989 तक वह प्रधानमंत्री रहते हैं। 1989 में फिर से चुनाव होते हैं और अब जो कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस थी वो यहाँ पे टूटती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, इसलिए राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनती है एक, जिसमें बहुत सारे दल इस मोर्चे का सपोर्ट करते हैं, बजाय इसके कि वो कांग्रेस का सपोर्ट करें। तो इस मोर्चे का जब समर्थन किया जाता है तो इसको राष्ट्रीय मोर्चा का नाम दिया गया और इसके प्रधानमंत्री चुना गया BP सिंह को और उनके द्वारा घोषणा करी गई जैसे ये प्रधानमंत्री बनते हैं कि वह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करेंगे। और 1990 में BP सिंह के द्वारा 2 दिन का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें हमारे देश के जितने भी जो मुख्यमंत्री थे उनको वहां पे बुलाया गया और इसमें अब बातचीत होने लगी कि हमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना है और उसके लिए हमें संवैधानिक संशोधन करना पड़े। तो इनकी सरकार कितने टाइम तक चली? जस्ट आप कह सकते हैं कि 1 साल तक चली। इनकी सरकार गिर जाती है तो इनके द्वारा जो संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया गया था वो भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आती है। 1991 का चुनाव होता है। इसी 1991 के चुनाव में 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी तमिलनाडु के अंदर जाते हैं। तो तमिलनाडु में वहां पर एक महिला के द्वारा माला जब उनको पहनाई जाती है तो वहां से एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। लट्टे से जुड़ी हुई एक महिला थी जो कि बाद में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित किया गया। उस महिला के द्वारा उनको हार पहनाने का जब प्रयास किया गया तो ब्लास्ट होता है, उनकी डेथ हो जाती। तो उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे नरसिम्हा राव बने थे। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। तो इस समय क्योंकि राजीव गांधी जी की असैसिनेशन हो गई थी तो वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते थे, इसलिए अब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनके द्वारा क्या कोशिश करी गई कि जो पहले के जो संवैधानिक संशोधन थे उनको साइड में रखा और कहा कि हम एक नया संवैधानिक संशोधन बनाते हैं, हम सिर्फ उसी को प्रस्तुत करेंगे। तो इनके द्वारा बनाया गया, उसको प्रस्तुत किया गया और अंत में यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
1992 के रूप में पारित हुआ। और फिर ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस भी मनाते। पारित होने का मतलब क्या है कि लोकसभा ने बोला कि हम इसको पारित करते हैं, वोटिंग हुई, राज्यसभा ने बोला कि हम इसको पारित करते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड, नया भाग या नया पाठ 9 जोड़ा और इसी के साथ संविधान में एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। अनुसूची कौन सी थी? 11वीं अनुसूची। भाग है 9 और अनुसूची कौन सी है? 11वीं। और 11 कैसे आएगा? 11 ऐसे आएगा। और आर्टिकल्स कहां से कहां तक जोड़े गए? 243 टू लेकर 243O तक। और इसी में पंचायतों को कार्य सौंपे गए। हम 3 लिस्टों के बारे में पढ़ रहे थे 7वीं अनुसूची में, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघीय सूची में 97 थे जब शुरू में लागू हुआ था, राज्य सूची में 66 थे और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब राज्य सूची से हटाकर 29 विषय किसको सौंपे गए? पंचायतों को सौंपे गए कि आपको ये 29 विषय हम राज्य की सरकारों के द्वारा कहा गया कि आपको ये सौंपने हैं, तो राज्य की सरकारों के द्वारा इनको सौंपने का आश्वासन दिया गया और इसका जिक्र आर्टिकल 243G में किया गया है।